Okay, so welcome you all in this lecture, and this lecture is lecture 9 and continuation of lecture 8. Here I am writing this external and internal force convection. Clear? Today we will finish the external force convection and introduce the internal force convection. And the agenda of this class, we will discuss about combined flow over the surface, flow over cylinder and sphere, and definitely the introduction of internal forced convection. Clear? These three things we will try to finish in this lecture. So let us take one by one. First of all, what is the combined flow? Because definitely if you are talk about a combined flow, this is a more actual thing. देखो आप कोई भी फ्लैट प्लेट कंसीडर कर रहे हैं या कोई भी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर से कोई फ्लो हो रहा है, ठीक, तो पूरी इंटायर प्लेट पर या इंटायर जो सरफेस है उस पर लैमिनार होगा या नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर. दैट मीन्स कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं इसको कि रेनॉल्ड नंबर जो आपका आ रहा है वो रेनॉल्ड नंबर एट एक्स इज इक्वल टू एल क्या आ रहा है. क्लियर? रेनॉल्ड नंबर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल कितना आ रहा है? इफ एट एक्स इज इक्वल टू एल इज लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट मीन्स कि पूरी प्लेट पर वो लैमिनार है. क्लियर? और अगर वो यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो कि एट एक्स इज इक्वल टू एल, अगर वो रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप ये कह देते हैं कि इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो. बट बेसिकली अगर यहाँ पर टेक्निकली एक चीज़ देखिए तो क्या ये अपने लीडिंग एज पर, यानी जब x इज इक्वल टू 0 से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ा था, क्या वहाँ पर वो टर्बुलेंट था? ऑफकोर्स वहाँ पर टर्बुलेंट वो नहीं होता है. क्लियर? तो प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि जब रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है कि क्या पूरी की पूरी प्लेट पर वो टर्बुलेंट है या टर्बुलेंट नहीं है. जनरली केसेस 90% केसेस में ये होता है कि अगर प्लेट का लेंथ एक फाइनाइट लेंथ है और आप उसके ऊपर फ्लो देखेंगे तो इनिशियली स्टार्ट विद द लैमिनार फ्लो फॉर सम डिस्टेंस, उसके बाद वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है. पूरी प्लेट पर लैमिनार होगा ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जब तक कि कोई आइडियल कंडीशंस ना हो, क्योंकि टर्बुलेंसी आएगी ही आएगी. क्लियर? और टर्बुलेंट फ्लो आपको अगर मैं अब ऐसे बताऊं कि टर्बुलेंट फ्लो इज अ रियल फ्लो, लैमिनार फ्लो इज अ आइडियल फ्लो. क्लियर? ये आइडियल कंडीशंस पर लैमिनार फ्लो होता है. टर्बुलेंट फ्लो आपको किसी भी सरफेस पर आप कोई भी फ्लूइड को फ्लो करा रहे होंगे तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन टर्बुलेंट का होगा. अब मैंने कंबाइंड इसलिए आपके साथ डिस्कस किया क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अगर कंबाइंड फ्लो हो रहा है तो किस तरह से हम लोग ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, एक्चुअली फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्लो. इनिशियली इट्स लैमिनार एंड आफ्टरवर्ड्स इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो. ये चीज मैंने क्यों लिखा ये मैं बताता हूं. अब देखिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम लिया था, आपने देखा है कि एक फ्लैट प्लेट है जिसकी यूनिट विड्थ है और उसके ऊपर ये हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है. इसमें कुछ डिस्टेंस तक लैमिनार फ्लो है एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज कन्वर्टेड इनटू अ टर्बुलेंट फ्लो. तो ये आप एक डिस्टेंस देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस. क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डिस्टेंस. ये कौन सी डिस्टेंस है? ये लीडिंग एज से मेजर की हुई डिस्टेंस है जिसके बाद लैमिनार फ्लो कंप्लीटली टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? और एट XCR रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है? एग्जैक्टली 5 इंटू 10 टू द पावर 5. इसके पहले लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, इससे आगे अगर आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपने ओवर द सरफेस में देखा कि इसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं और टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. अब अगर मुझे कंबाइंड फ्लो निकालना है कि कंबाइंड स्किन फ्रिक्शन कितना होगा जिसकी हेल्प से हम लोग ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं. सपोज करो कि इस तरह का एक प्रॉब्लम है,
यानी आपसे पूछा जा रहा है कि देयर इज अ कंबाइंड फ्लो ओवर द सरफेस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे तो आप चेक करना बहुत मुश्किल है कि आप कंबाइंड फ्लो को जज कर पाएँ कि कंबाइंड फ्लो ओवर द सरफेस है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में ही दे देते हैं कि फाइंड आउट द ड्रैग फोर्स ओवर द सरफेस फॉर कंबाइंड फ्लो। दैट मीन्स कि उस केस में आपको टर्बुलेंट या लैमिनार नहीं मानना है, आपको कंबाइंड फ्लो मानना है। तो कंबाइंड फ्लो के केस में आपको स्किन फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और स्किन फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए इसको कैलकुलेशन का तरीका, यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्लियर, ये आपने पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यहाँ पर कर रहा हूँ, और वो कैसे कर रहा हूँ आप यहाँ पर देखिए। मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 0, ये कितनी है, दिस इज XCR, और ये डिस्टेंस कितनी है, L। क्लियर, तो मैं इसको इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ तक तो ये लैमिनार है, इसके बाद ये टर्बुलेंट हो गया। तो लैमिनार के लिए हमको स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू मालूम है, लोकल स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू मालूम है। तो चूंकि हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल वो अब 0 to XCR that is CFX dx डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल लेंथ से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर, इसको हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें आप एक क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकते हैं कि सर अभी तो हम केवल यहाँ तक कर रहे हैं, तो हमारे टोटल लेंथ तो यहाँ पर XCR है। क्लियर, अगर आप देखो यहाँ पर तो टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ XCR है। ठीक, तो चलो आपका कहना अगर हम मानते हैं, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर मैं इसको XCR से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक, तो अगला जब होगा, जब इसमें अगले को पार्ट हम ऐड कर रहे होंगे, तो अगले पार्ट में ऐड करते समय ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, दिस इज L माइनस XCR, L माइनस XCR, ये डिस्टेंस टर्बुलेंट के लिए बचेगी। तो टर्बुलेंट के लिए जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पर CFX1, CFX2, CFX3, तो आप कितनी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, डिवाइड बाई L माइनस XCR। तो आप LCM अगर इसका कंसीडर करेंगे तो एग्जैक्टली LCM जो इसका है वो L ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 to XCR CFX लैमिनार के लिए, और XCR से L के बीच में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो CFX टर्बुलेंट dx हम ये कर रहे हैं। ब्लेसियस का एनालिसिस एग्जैक्ट एनालिसिस है, और लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं ब्लेसियस के लिए आपको याद होगा मैंने लैमिनार के लिए भी कैलकुलेट किया और टर्बुलेंट के लिए भी कैलकुलेट किया। अब आप कहेंगे कि सर टर्बुलेंट के लिए तो आपने ब्लेसियस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया। मैं आपको याद होगा जो मैंने एनालॉजी आपको प्रूफ करके दिखाई थी, उस एनालॉजी में स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाई थी, तो वो एनालॉजी बेसिकली ब्लेसियस से डेवलप होके आई है, तो वो ब्लेसियस का ही हम सोल्यूशन उसको मान रहे हैं। तो स्किन फ्रिक्शन अगर आप अपने नोट्स को चेक करें तो मैंने आपको ब्लेसियस सोल्यूशन में स्किन फ्रिक्शन जो प्रूफ कराया है, लोकल स्किन फ्रिक्शन, वो कितना है 0.664 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/2। उसी तरह से जो आपने रेनॉल्ड एनालॉजी यूज़ की है, उस रेनॉल्ड एनालॉजी में आपने स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू जो प्रूफ की है, वो स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू आती है 0.0576 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/5। सो बेसिकली क्या करना है आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। दोनों की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी। अब देखो इस स्किन फ्रिक्शन में वेरिएबल क्या है, आप अगर रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू है वो है रो यू अपान म्यू इंटू एक्स, यही तो है। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर यही चीज़ हो जाएगी रो यू अपान म्यू, एंड दिस इज x टू द पावर 1/5। क्लियर? तो सिंपल है कि आपका रो यू अपान म्यू, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, तो 0.664 डिवाइडेड बाई रो यू अपान म्यू टू द पावर 1/2, ये हमने कांस्टेंट लिया और x को मैं ऊपर ले गया तो x की पावर -1/2 इंटू dx, एंड XCR दिस इज 0.0576 रो यू अपान म्यू, ये भी कांस्टेंट है, x की पावर -1/5 इंटू dx। दैट मीन्स केवल इतना पार्ट आपका इंटीग्रेट होगा और लिमिट आप अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने पर क्या रिजल्ट आता है। सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, सो इन दिस वन what you get, this is the 1/L, this one is 1/L, हाँ sorry, this is the 1/L
0.664 रो यू अपान म्यू टू द पावर 1/2, एक्स की पावर -1/2 था तो दिस इज द 2x टू द पावर 1/2 एंड लिमिट अप्लाई कर दिया 0 टू एक्स सी आर, प्लस 0.0576 अपान रो यू अपान म्यू टू द पावर 1/5 और x की पावर -1/5 था तो ये कितना आ गया, दिस इज द 5/4 x की पावर 4/5, सिंपल इंटीग्रेशन है और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए एक्स सी आर टू एल। अब यहाँ पर लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिल रहा है चूँकि जीरो है, जीरो से कोई आपका चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा एक्स सी आर टू द पावर 1/2 प्लस 0.0576 5/4 upon rho u upon mu to the power 1/5 and this one is L to the power 4/5 minus x cr to the power 4/5, सिंपल है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.328 रो यू अपान म्यू, ये L आप अब अंदर ले आए तो यहाँ पर L अगर आप अंदर लेके आते हैं तो क्या आएगा एक्स सी आर टू द पावर 1/L प्लस 0.072, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ले लिया आपने, रो यू अपान म्यू 1/, तो अब आप यहाँ पर L को अंदर लाएं तो L to the power 4/5 divided by L, so this is the L to the power -1/5 minus x cr to the power 4/5 upon L। सिंपल एक एल्जेब्रिक एक आपने एडजस्टमेंट किया तो ये आपको मिलेगा 1.328 रो यू एक्स सी आर, मैंने इसको डायमेंशन रेनॉल्ड नंबर में कन्वर्ट कर लिया, तो रेनॉल्ड नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ये आपको क्लियरली आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वर्क है, तो सिंपल आप ये कर सकते हैं रो यू एक्स सी आर अपान म्यू टू द पावर 1/2 आई, दिस इज द एक्स सी आर अपान एल, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 1/2 था तो ये मैंने इसको सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है, प्लस 0.072 अपान रो यू एल अपान म्यू टू द पावर 1/5 माइनस 0.072 अपान रो यू एक्स सी आर अपान म्यू टू द पावर 1/5 एक्स सी आर अपान एल। सिंपल है बहुत, इसमें कोई एज सच बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको एक रेनॉल्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। ये क्वांटिटी अगर आप देखें तो ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज एल इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम लोग उठा के बाहर कर लेते हैं, दिस इज द 0.072 अपान दिस इज द रो यू एल अपान म्यू, तो दिस इज द रेनॉल्ड नंबर एल टू द पावर 1/5। इन बोथ expressions xcr upon L is a common, so xcr upon L is a common, this is a 1.328 upon Re xcr, why, because this is the Reynolds number at xcr to the power 1/2 minus 0.072 upon Re xcr to the power 1/5, clear। अब Re xcr मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि at a critical distance the Reynolds number is exactly 5 into 10 to the power 5, so you just put these values 5 into 10 to the power 5 in that expression and take the root of this and 5 into 10 to the power 5 to the whole 1/5, और सिंपल आप अपने कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेशन करके देखें तो जो कंबाइंड स्किन फ्रिक्शन आपको मिलता है दिस कम्स 0.072 अपॉन ReL टू द पावर 1/5 माइनस 3.34 इंटू 10 टू द पावर -3 XCR अपॉन L, ये आप करके देख सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया कि अगर कंबाइंड फ्लो हो रहा है ओवर द सरफेस तो उसका स्किन फ्रिक्शन कितना होगा, ये आसानी से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है इन द अबव एक्सप्रेशन XCR इज अ क्रिटिकल डिस्टेंस एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग द critical Reynolds number, so you easily evaluate the XCR is mu upon rho u Re XCR, so mu upon rho u into 5 into 10 to the power 5। तो अब ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना पड़ा कंबाइंड फ्लो के लिए तो अब यहाँ पर आप जो स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो स्किन फ्रिक्शन शुड बी द कंबाइंड स्किन फ्रिक्शन, and this is the combined skin friction and definitely this is the average value, so it is multiplied by the dynamic head half rho u square and multiplied by, because it is converted into the shear stress and now shear stress is calculated multiplied by the affected area, so definitely affected area is L into 1, so this affected area से multiply कर दोगे तो आपको drag force मिल जाएगा। so ये तरीका था कि drag force कैसे calculate किया जाए। अब बात करते हैं जरा कि थर्मल में कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा तब तक आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं आएगा। तो सिमिलर फैशन में जैसे मैंने पहले किया है यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको करना है कि ये 0 टू XCR तक आपका लेमिनार फ्लो है और आफ्टर XCR इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ टर्बुलेंट और ये कंबाइंड फ्लो है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी आप कैलकुलेट करेंगे जब आपको क्वेश्चंस में कहा जाए कि फाइंड आउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर कंबाइंड फ्लो, क्लियर। तो कंबाइंड फ्लो के लिए जब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर निकालेंगे तो सिमिलर वही कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द 1/L 0 टू XCR HX dx, सिंपल है ये, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसी भी मैथमेटिक्स की बुक में आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। 0 टू XCR HX लैमिनार dx प्लस XCR L HX
टर्बुलेंट इंटू डी एक्स। ये सिंपल एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो पोहेल्सन का सोल्यूशन था उसको यूज़ किया। पोहेल्सन सोल्यूशन क्या था, दिस इज 0.332 k by x प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/2। क्लियर। और कॉलबर्न एनालॉजी से जो हमने यूज़ किया उसमें एच एक्स की वैल्यू क्या आई, 0.0288 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 4/5 इंटू k by x। सो यू जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दैट एक्सप्रेशन। तो केवल इसमें प्रांटल नंबर तो कांस्टेंट होगा, रेनॉल्ड नंबर रो यू एक्स अपान म्यू, तो रो यू एक्स टू द पावर 4/5 और ये x, तो इसको एक साथ आप लिखेंगे तो ये x टू द पावर -1/5 हो जाएगा। सिमिलर फैशन में यहाँ पर अगर आप देखें तो रो यू एक्स टू द पावर 1/2 और ये x अपान म्यू और ये x होगा तो 1/2 - 1, so this one is -1/2, so this is the x to the power -1/2 and x to the power -1/5। बेसिकली यही इंटीग्रेट होगा, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस कम्स x टू द पावर -1/2 कम्स 2x टू द पावर 1/2 एंड x टू द पावर -1/5 कम्स 5/4 x टू द पावर 4/5। सो यू जस्ट अप्लाई द लिमिट 0 टू xcr एंड xcr टू l। ये लिमिट आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही तरीके से यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्दर अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगी। आप इसको करके भी अपने आप देखिएगा। तो जब अगर इसको हम सॉल्व करने जाते हैं और पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका 2 टाइम्स 0.332.664 k by l प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 हो जाएगा। लिमिट 0 टू आपने क्या लगाया है, 0 टू xcr लगाया है, तो k by l, एक तो l आपने अंदर ले लिया था और ये रो यू एक्स सी आर अपान म्यू टू द पावर 1/2 हो जाएगा 0.0225 k अपान 4l, l जो बाहर था वो आ गया, रो यू एल अपान म्यू टू द पावर 1/2 माइनस, क्योंकि आपने यहाँ पर लिमिट कौन सी लगाई है, दैट इज द एक्स सी आर टू एल, तो ये l उसका हो गया और ये एक्स सी आर दूसरी लिमिट का, लोअर लिमिट का हो गया, एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। तो अब इस एक्सप्रेशन में देखिए रो यू एक्स सी आर अपान म्यू, दिस इज द रेनॉल्ड नंबर एक्स सी आर टू द पावर 1/2 हो जाएगा 0.02885 के अपान 4l, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये REL हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका ये पर्टिकुलर टर्म इंटू प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 माइनस ये वाला टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, REXCR हो जाएगा। तो आप अगर इस टर्म को देखेंगे तो ये पर्टिकुलर टर्म आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट है। वाई? बिकॉज REL इज अ कांस्टेंट टर्म और REXCR यानी रेनॉल्ड नंबर एट अ क्रिटिकल डिस्टेंस is 5 into 10 to the power 5. So you just put all these values and take the power 1/2 and power 4/5, और इसको अगर आप सॉल्व करिए तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए 0.664, ये मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इस वैल्यू में मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पर इसको कॉमन ले लीजिए, तो 0.0288 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, so it's come 0.036 k by l, रेनॉल्ड नंबर l to the power 4/5, प्रांटल नंबर to the power 1/3। And in these expressions, in this expression and in this expression, k by l is a constant term, k by l is a constant term, and Prandtl number is a constant term, Prandtl number is a constant term, and multiplier is a constant term. Clear? So multiply करिए और इसमें subtract होगा, subtract करने पर ये कितना आता है 835.08 k by l Prandtl number to the power 1/3. So that means combined convective heat transfer coefficient comes approx 835.08 को हम 836 अप्रॉक्सीमेशन में लिख रहे हैं। दिस इज 0.036 k by l प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, रेनॉल्ड नंबर l टू द पावर 4/5 माइनस 836 k by l प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट k by l। क्लियर? अब मैंने k by l को अगर कॉमन ले लिया यहाँ पर केवल नसेल्ट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, कंबाइंड नसेल्ट नंबर, प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 इज कॉमन, so this is 0.036 Reynolds number L to the power 4/5 minus 836. Clear? Minus 836. So this is the HCl upon K. This is the Prandtl number to the power 1/3 and 0.036 Reynolds number L to the power 4/5 minus 836. So this is the dimensionless quantity and this is known as the Nusselt number. So Nusselt number comes Prandtl number to the power 1/3 0.076 REL to the power 4/5 minus 836. So basically आपको या तो ये याद रखिए या आपको ये याद रखना है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आपको याद रखनी है फॉर कंबाइंड convective heat transfer coefficient or combined Nusselt number.
but these equations holds good only and only for Reynolds number 5 into 10 to the power 5 to 10 to the power 7 to the Prandtl number should be 0.6 to 60 तक के लिए ये वेरिएबल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर? अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरिएबल फॉर बियॉन्ड दीज लिमिट्स. सो दिस इज अबाउट द ओवर द फ्लैट प्लेट केस. अब मैं आपको फ्लो ओवर सिलेंडर एंड स्फीयर दिखाता हूँ. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सो वी आर यूजिंग द एम्पिरिकल करेक्शन फार्मूलाज and there is no need to mug up these empirical formulas because these formulas are very lengthy in size. Here तो जनरली वो आपको क्वेश्चन के साथ में आपको दे दिए जाएंगे कि ये फार्मूले हैं, आपको रेंज बताई जाएगी कि रेनॉल्ड नंबर इतने से इतने के बीच में ये है, तो आपको एग्जैक्टली रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेशन आना चाहिए. तो देखिए, मैं अगर फ्लो ओवर सिलेंडर या स्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो सपोज करो कि एक सिलेंडर मैं कंसीडर कर रहा हूँ या स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ, क्लियर? अब ये सिलेंडर और स्फीयर की पोजीशनिंग आप अगर इस तरह से रख रहे हैं, सपोज करो ये सिलेंडर तो आपको इस तरह से दिख रहा है, सपोज इस तरह से भी सिलेंडर रखा जा सकता है, क्लियर? इस तरह से भी सिलेंडर एक रखा गया है, सॉरी, दिस इज द सिलेंडर, दिस वन इज द सिलेंडर, सो दिस वन इज द सिलेंडर. और इस सिलेंडर में अगर आप देखें तो मैं इस डायरेक्शन से अगर फ्लो कंसीडर कर रहा हूँ या परपेंडिकुलर टू दिस लैपटॉप में अगर फ्लो कंसीडर कर रहा हूँ, तो आप अगर इसको इसका यहाँ से अगर व्यू देखेंगे, इस डायरेक्शन से अगर व्यू देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा. और स्फीयर के केस में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा. सपोज करो इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो सेंटर लाइन है, इस लाइन पर तो कुछ नहीं होगा, स्ट्राइक होगा. उसके बाद क्या होगा, जो लेयर है, एक लेयर इस तरह से डिवाइड होगी, दूसरी लेयर इस तरह से डिवाइड होगी, दोनों लेयर अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे. तो पहली लेयर है वो सरफेस की रफनेस की वजह से इसके साथ में स्टिक हो जाएगी. जो दूसरी लेयर है उसके ऊपर स्लाइड करेगी, और स्लाइड करते ही जब इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पर आएगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये टर्बुलेंसी में कन्वर्ट होता जाएगा, तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी. क्यों टर्बुलेंसी में थिकनेस बढ़ती जाएगी, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है और फिर बता रहा हूँ मैं आपको. क्योंकि डिफ्यूज़न रेट जो है वो आपका जो यहाँ पर एडीज़ के रेट से, जो एडीज़ बन रही हैं, एडीज़ के रेट से बहुत कम होता है, डिफ्यूज़न का रेट बहुत कम होता है. तो एडीज़ की वजह से मास का ट्रांसफ़र, मोमेंटम का ट्रांसफ़र और एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डिफ्यूज़न रेट. दैट मीन्स कि टर्बुलेंसी में आप अगर देखोगे, टर्बुलेंसी में ही एडीज़ बनती हैं, लैमिनार में एडीज़ नहीं बनती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो आप यहाँ पर देखेंगे रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लियर? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पर्टिकुलर इस एरिया में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, क्लियर? और इसी तरह से ये फर्दर आप लेयर्स देखेंगे, तो फर्दर लेयर्स के बाद कुछ समय के बाद जब इसका इफेक्ट, यानी जो थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, उसका इफेक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो फ्री स्ट्रीम मूवमेंट होगा लाइक दिस. तो ये जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं वेक. और ये जो आपको दिख रही है, दिस इज द लैमिनार बाउंड्री लेयर. ये जहाँ से ये सेग्रीगेट होता है दो पार्ट में, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, क्लियर? ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको लेयर दिख रही है, दिस कॉल्ड द बाउंड्री लेयर. एंड आफ्टर दैट यहाँ से ये पोजीशन जब आप देख रहे हैं कि थिकनेस बढ़ रही है, दिस कॉल्ड द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली फ्लो ओवर द सरफेस में आप अगर इसकी ज्योमेट्री को अच्छे से समझ गए तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है या फार्मूले यूज़ करना है उसको, बेसिकली इसमें जो फार्मूले हैं, मैंने आपको कहा कि वो एम्पिरिकल फार्मूले हैं और काफ़ी लेंदी फार्मूले होते हैं, तो वो फार्मूले आपको याद नहीं करने. आपको क्या करना है, आपको रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन पता होना चाहिए, किस तरह से रेनॉल्ड नंबर का कैलकुलेशन करते हैं. तो आप कहेंगे कि सर रेनॉल्ड नंबर के कैलकुलेशन में ऐसा क्या है? रेनॉल्ड नंबर के कैलकुलेशन में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पर ये जो कंसीडर करेंगे, दिस इज द डायामीटर. वहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे थे आप? एल डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे. यहाँ पर ये डायामीटर आप कंसीडर करेंगे. ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सिलेंडर, सपोज करो ये सिलेंडर है, स्फीयर के केस में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिलेंडर का केस है और सिलेंडर के केस में इस डायरेक्शन से हीट फ्लो हो रही है, क्लियर? सिलेंडर के केस में इस डायरेक्शन से अगर हीट फ्लो हो रही है तो लॉन्गिट्यूडनल यानी एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल अगर हीट फ्लो हो रही है, तो इस केस में आपको जब भी कंसीडर करेंगे रेनॉल्ड नंबर, तो वहाँ पर एल कंसीडर करेंगे, दैट इज़ द हाइट, क्लियर? लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर टू जो स्लाइड देख रहे हैं उसके
या आप इस डायरेक्शन से अगर फ्लो कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें यही रेनाल्ड नंबर का यूज़ होगा। बाकी स्फीयर के केस में सिमिलर फैशन में रेनाल्ड नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपका कितना होगा, रो यू डी अपॉन म्यू। डी इज द एक्सटर्नल डायामीटर, क्लियर, सिलेंडर या स्फीयर, डेंसिटी, u इज द एवरेज वेलोसिटी एंड म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पर एक चीज और है, वो है रेनाल्ड नंबर का कैलकुलेशन, रेनाल्ड नंबर का रेंज। वहाँ पर कितना था ओवर द फ्लैट प्लेट के केस में, ओवर द फ्लैट प्लेट के केस में वो 5 × 10⁵ था। यहाँ के केस में 5 × 10⁵ नहीं होता है, यहाँ रेनाल्ड नंबर कम हो जाता है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो इफेक्ट इसमें हाफ डिस्टेंस तक ही है, उसमें पूरी की पूरी प्लेट में डिस्टेंस इफेक्ट रहता था, यहाँ केवल हाफ ऑफ द सरफेस ही इफेक्ट रहेगा। इसलिए रेनाल्ड नंबर की वैल्यू रिड्यूस होके कितनी हो रही है, 2 × 10⁵। दैट मीन्स इफ रेनाल्ड नंबर वैल्यू इज लेस दैन 2 × 10⁵, इट्स अ लैमिनार, एंड इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन 2 × 10⁵, डेफिनेटली इट्स अ व्हाट, इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि रेनाल्ड नंबर लेस दैन 2 × 10⁵ में ये लैमिनार कहलाएगा, और 2 × 10⁵ से ज़्यादा में टर्बुलेंसी कहलाएगा। दूसरा एक मैं एम्पिरिकल फार्मूला मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिंपल एक छोटा सा फार्मूला लिखा है कि एवरेज नसेल्ट नंबर अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पर आप एच नॉट डी नॉट एल, एल रेफरेंस यहाँ पर क्या कंसीडर किया जा रहा है, जो रेफरेंस डिस्टेंस है वो इसका डायामीटर है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन इज अ एक्सटर्नल फिनोमिना, तो हमको वो एरिया देखना होता है, वो डिस्टेंस देखनी होती है जिस डिस्टेंस तक ये इफेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू HD/K, और नसेल्ट नंबर की वैल्यू निकलते ही आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो भी एवरेज वैल्यू आएगी, और सीधे आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो रेनाल्ड नंबर का कैलकुलेशन किस तरह से किया जा रहा है, और दूसरा कि जो इनकी रेंज है वो 5 × 10⁵ नहीं है, 2 × 10⁵ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द एक्सटर्नल फ्लो, सॉरी इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, और ये मेरी थ्योरी है, इसको थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। मैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर के बारे में बताता हूँ आपको। तो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर को समझना बहुत आसान है अगर आप इसको इस तरह से समझें। पहले तो इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन क्या है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज करो कि जो कन्वेक्शन हो रहा है वो किसी पाइप के अंदर हो रहा है, किसी डक्ट के अंदर हो रहा है, क्लियर। अब जो डक्ट क्या है, डक्ट एक एरेना है, एक क्लोज्ड एरेना है जिसके अंदर फ्लो होता है। डक्ट का शेप सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। अगर वो सर्कुलर है तो उसको पाइप बोल देंगे हम लोग, अगर डायमीटर बहुत कम है तो उसको हम लोग ट्यूब बोल देंगे। अदरवाइज उसका जो शेप है, स्क्वायर शेप में भी सेम थ्योरी अप्लाई होगी, आपका ट्रपोजाइडल शेप है उसमें भी सेम थ्योरी अप्लाई होगी। तो इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स कन्वेक्शन है वो किसी भी एक बाउंड्री के अंदर हो रहा है। अभी तक क्या था, केवल एक बाउंड्री थी, वो सॉलिड बाउंड्री, अपर का कोई भी बाउंड्री नहीं था। यहाँ पर अपर और लोअर दोनों। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सपोज पाइप है, ठीक है, इसको मैंने ज्योमेट्री से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि एक पाइप है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पाइप को हम अगर सपोज ये जो एक्सिस है, मैं एक स्ट्रिप कट करता हूँ ऊपर यहाँ पर, क्लियर, चाकू से मैं एक स्ट्रिप यहाँ पर कट कर रहा हूँ और एक स्ट्रिप यहाँ पर कट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो तो दोनों स्ट्रिप यूनिट विड्थ की स्ट्रिप्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पाइप आप कंसीडर करिए और उस पाइप के ऊपर बाम्बू स्टिक्स आप उसके ऊपर चिपका दीजिए, ठीक। और क्या करिए, उसमें सारी बाम्बू स्टिक हटा दीजिए, एक बाम्बू स्टिक रखिए और उसके पैरेलल वाली बाम्बू स्टिक रखिए। अब इन दोनों बाम्बू स्टिक को आप हटा दीजिए तो दोनों बाम्बू स्टिक्स की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ दैट पाइप, क्लियर। तो आप अगर इसको इस तरह से समझें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बाम्बू स्टिक ये है, यानी एक जो पाइप का सरफेस है उसका यूनिट विड्थ का मैंने एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप काट ली है, और डी डिस्टेंस पर यानी उसके पैरेलल डिस्टेंस पर दूसरी स्ट्रिप है। इसी तरह की इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी। अगर उन सारी स्ट्रिप्स का लोकस देखेंगे तो वो एक कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे, और वही कर्वेचर ये आपका सिलेंडर है। इज दैट क्लियर। तो ये डायामीटर है। तो अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ देर के लिए आप ऊपर वाली स्ट्रिप भूल जाइए।
अगर नीचे वाली स्ट्रिप देख रहे हैं और u वेलोसिटी के साथ में कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, तो जो फिनोमिना मैंने हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर का ओवर द सरफेस में बताया, सेम फिनोमिना यहाँ पर भी होगा। दैट मीन्स कि इनिशियली एक लेयर होगी जो इसके साथ में आके स्टिक हो जाएगी, उसके ऊपर जो लेयर होगी वो कुछ रिटार्डेड वेलोसिटी ड्यू टू द शेयर स्ट्रेस उसके ऊपर स्लाइड कर रही होगी, उसके ऊपर वेलोसिटी होगी, वो उसकी वेलोसिटी रिटार्डेड वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी। तो करते करते उनके लोकस पॉइंट्स को अगर आप फाइंड आउट करेंगे, कुछ ये मैं जिस तरह से रेड कलर्स में दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह के लोकस पॉइंट्स होंगे। क्लियर? तो इस तरह का एक एरेना फाइंड आउट होगा फॉर दिस लेयर। तो ये इस तरह का, मैं जिस तरह का आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की एक एरेना फाइंड आउट हो जाएगी। उसी तरह से अब आप यहाँ पर देखिए, पहले आप इसके लिए देख रहे थे, आप क्या करिए, ऊपर वाले के लिए देखिए और नीचे वाले को भूल जाइए। नहीं, ऊपर वाले के लिए देखेंगे आप, ग्रेविटी इफेक्ट भूल जाइए, यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट को मत देखिए, आप खुद उल्टा होके देख रहे हैं। ग्रेविटी इफेक्ट को भूल जाइए, ग्रेविटी इफेक्ट को मत देखिए। तो यहाँ पर भी सिमिलर फैशन में अगर आप देखेंगे तो एक हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी। क्लियर? और यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करूँ तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी। अब जो ये नीचे वाली लेयर है, इसका हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर ये है, ऊपर वाली जो लेयर है इसका हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर ये है। ये दोनों कहीं ना कहीं पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये मिल रहे होंगे। जनरली ये सेंटर पॉइंट पर मिलते हैं, जनरली ये सेंटर पॉइंट पर मिलते हैं। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों का इंटरनल सरफेस सिमिलर है, यानी जितनी रफनेस इस वाले सरफेस की है उतनी ही रफनेस इस वाले सरफेस की है, और ग्रेविटी इफेक्ट नहीं है। ग्रेविटी इफेक्ट अगर आप कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली सेंटर पॉइंट पर नहीं मिल रहे होंगे। ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लिजिबल है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इस तरह की इनफाइनाइट प्लेट होंगी तो एक दूसरे को ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लिफाई कर देंगी। क्लियर? तो ये सेंटर पॉइंट पर इस तरह से मिलती है आके। तो अगर आप देखें यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल को, तो इट्स अ हाफ पैराबोला, इट्स अ हाफ पैराबोला, इट्स अ हाफ पैराबोला। इस तरह करते करते यहाँ पर अगर सेंटर पॉइंट पर आप आके देखेंगे, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट सेमी सर्कल। क्लियर? कंप्लीट सेमी सर्कल। और ये जो कहलाता है, जहाँ पर मैं बोलूँ कि जिस डिस्टेंस पर ये आके मिलता है, या जब फ्लो इस तरह का सेमी सर्कल कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। क्लियर? क्या बोलते हैं? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहलाएगा? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों मैंने फुल्ली डेवलप्ड फ्लो लिया। अब अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर आप कुछ भी कंसीडर करने जाएंगे, मान लिया आप यहाँ पर ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन के केस में अगर कर रहे हैं, तो एक इशू होगा, और वो इशू ये है कि आप ये एरिया जो देख रहे हैं जहाँ पर आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, ये जब तक ये फुल डेवलप नहीं होता, ये आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो ये एरिया आपके कंसीडरेशन में नहीं है। क्लियर? और अगर ये एरिया आपके कंसीडरेशन में नहीं है तो आपका रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। इसलिए आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, वो ये कि आप जो भी कंसीडरेशन करेंगे वो कंसीडरेशन फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए करेंगे। जब आपका फ्लो जो है वो फुल डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स इतना एरिया आपके लिए कोई यूज़ का नहीं है, नॉट यूज्ड। क्लियर? और यहाँ से आप ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है, क्या इसके बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी? नो, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वेलोसिटी रिटार्डेड वेलोसिटी होते होते ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हुआ। यहाँ पर ये देखते 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 फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हुआ। क्या ये एग्जैक्टली फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर पूरी तरह से, अब आप अगर इस डिस्टेंस के बाद देखें तो इस डिस्टेंस में, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपकी जो भी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी डेफिनेटली इस सरफेस के साथ कांटेक्ट की वजह से यहाँ पर इसका जो रिटार्डेशन का इफेक्ट है वो इफेक्ट रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज समवॉट डिफरेंट एज कंपेयर टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। और आप अगर देखें तो ये जो सॉलिड सरफेस है, इससे वेलोसिटी स्टार्ट होती है बढ़ना और मैक्सिमम कहाँ पर पहुँचती है? एट x इज इक्वल टू आर पर। या मैं बोलूँ, अगर मैं इधर से नाप रहा हूँ तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू आर। तो x इज इक्वल टू आर पर 0 है अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस अगर मैं r कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज द x इज इक्वल टू 0, दिस इज द u max, and at x is equal to r, this is the 0 value. Clear? To understand the concept of formation of HBl and TBl inside the circular cross section duct, consider 2 unit width flat plate. यही चीज़ जो मैंने आपको अभी बोली है वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। और इसी के साथ में एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो है व्हाट इज़ द इंट्रेंस लेंथ। इंट्रेंस लेंथ
लीडिंग एज ऑफ द पाइप से वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक या जिस डिस्टेंस के बाद जो फ्लो है वो फुल डेवलप हो जाता है। यानी इंट्रेंस लेंथ तक आपका कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। इंट्रेंस लेंथ हर एक प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। रीजन उसका है, मान लिया इंट्रेंस लेंथ, जैसे सपोज करो कि टोटल लेंथ जो है वो मान लेते हैं वो एल है, टोटल लेंथ एल है, और जो इंट्रेंस लेंथ आई है वो इंट्रेंस लेंथ इज ग्रेटर देन एल आ गई आपकी। यानी आपके पूरी जो पाइप है उस पूरी पाइप की लेंथ में आपका फुल डेवलप फ्लो नहीं बना और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फुल डेवलप फ्लो है वो विद इन पाइप बने, आउटसाइड पाइप का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप इंट्रेंस लेंथ को कैलकुलेट करें, और वो इंट्रेंस लेंथ कितनी होगी वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आपको HBL समझ में आया, और ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको 2 स्ट्रिप मान के कैलकुलेट करें। और फ्लैट प्लेट का आपको ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बताया हुआ है कि फ्लैट प्लेट में किस तरह से होता है। अब इसको मैं TBL में दिखाता हूँ आपको, थर्मल बाउंड्री लेयर किस तरह से फॉर्म होती है। ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसी तरह से मैंने जैसे वहाँ पर भी एक ट्यूब लिया था और उस ट्यूब में मैंने 2 पैरेलल स्ट्रिप्स कट कर ली थी यूनिट विड्थ की, उस तरह से मैंने एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। अब मैं चूंकि थर्मल का केस है इसलिए यहाँ पर 2 केस होंगे। मान लेते हैं कि जो पाइप का सरफेस है उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू फ्लूइड टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स TF इज ग्रेटर देन TS, यानी हॉट फ्लूइड फ्लो इनसाइड द कूल पाइप। ये केस है थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर कूलिंग ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को कूल करना है, यानी हॉट फ्लूइड है और उसको कूल करना है। क्लियर? ये जो डैश डैश से दिखाया मैंने, आप इसको ये समझिए कि मैं डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इस डायरेक्शन में अभी नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, फॉर जस्ट शेक ऑफ एनालिसिस, कि आप इसको समझ जाएं। अब आप देखिए यहाँ पर इस फ्लैट प्लेट को कंसीडर किया हमने, और अगर मैं थर्मल बाउंड्री लेयर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर वेलोसिटी मूव कर रही है और ये TF डिस्टेंस मूव कर रहा है। TF इज द टेम्परेचर ऑफ फ्री स्ट्रीम एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो मैं अभी ऊपर वाली स्ट्रिप भूल जाइए, नीचे वाली स्ट्रिप को देखिए। TF इज ग्रेटर दैन TS, दैट मीन्स कि आपका एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, या आप बोले y इज इक्वल टू 0 पर एक लेयर होगी जो इसके साथ स्टिक कर जाएगी कि उसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर के बराबर होगा। उसके ऊपर वाली लेयर जो होगी उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सरफेस टेम्परेचर। उसके ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर देखो ये टेम्परेचर किसके बराबर है, ये टेम्परेचर होगा अप्रॉक्सीमेट TF के बराबर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये कुछ टेम्परेचर है T1 के बराबर। क्लियर? ये किस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दिस इज द T2 टेम्परेचर। क्लियर? तो अगर बात करें यहाँ पर तो दिस इज द T2 which is less than T1 and definitely this is the less than TF। क्लियर? तो प्रोफाइल कुछ इस तरह की बनेगी एग्जैक्टली। अगर यही सिमिलर वे में अगर आप ऊपर वाली स्लाइड में देख रहे हैं, ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसमें देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रोफाइल इस तरह से बनेगी। क्लियर? ये एक डिस्टेंस आ गई, इसी तरह से एक डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगी, एक डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगी, एक डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी। सिमिलर वे में नीचे वाली स्ट्रिप्स के लिए अगर देखें तो इस तरह के लोकस पॉइंट्स आपको दिखेंगे। इन सारे लोकस पॉइंट्स को पहले नीचे वाले को अगर हम मिलाएंगे तो ये कुछ एक प्रोफाइल बनेगी, इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर। ये क्या है, ये भी थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर अपर। ये दोनों थर्मल बाउंड्री लेयर किसी एक पोजीशन पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जनरली ये सेंटर लाइन होती है। क्लियर? तो आप अगर यहाँ पर इसके टेम्परेचर प्रोफाइल को देखेंगे तो टेम्परेचर प्रोफाइल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट, दिस इज द सेमी सर्कल। क्लियर? और जब ये सेमी सर्कल में कन्वर्ट हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली डेवलप्ड थर्मल बाउंड्री लेयर। क्लियर? यहाँ पर ये हम कहेंगे कि फुल्ली डेवलप्ड थर्मल बाउंड्री लेयर। सिमिलर फैशन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इफेक्ट यहाँ पर क्या है, ये फ्री स्ट्रीम है। क्लियर? ये क्या है, फ्री स्ट्रीम है। तो ये हमारे लिए एरिया कैलकुलेशन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कन्वेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। कन्वेक्शन में आपने जैसे ओवर द सरफेस में देखा था कि आप उसी एरिया में कंसीडर करते हैं जिस एरिया में इफेक्ट ऑफ सरफेस आता है। तो यहाँ पर चूंकि फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर आ रहा है तो इफेक्ट ऑफ सरफेस नहीं आया, इसलिए आप कन्वेक्शन इस एरिया के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो पर्टिकुलर यहाँ पर लीडिंग एज से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द इंट्रेंस लेंथ फॉर थर्मल बाउंड्री लेयर। वहाँ पर LH से मैंने डिनोट किया था, यहाँ पर मैं LT से डिनोट कर रहा हूँ।
LH का मतलब होता है इंट्रेंस लेंथ फॉर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, LT का मतलब होता है इंट्रेंस लेंथ फॉर थर्मल बाउंड्री लेयर। क्लियर? दिस इज द डायमीटर। और उसी तरह से यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर अगर देखेंगे तो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आप देखेंगे कि टेम्परेचर वो रिड्यूस होता जाता है, एंड इट इज एट दिस पोजिशन दिस इज द सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर। क्लियर? अब यही सिमिलर केस अगर मैं TS इज ग्रेटर देन, दिस इज द TS इज ग्रेटर देन TF के लिए अगर कंसीडर करूँ, TS इज ग्रेटर देन TF, दैट मीन्स कि फ्लूइड को हॉट करना है, जैसे बॉयलर में करते हैं, फ्लूइड को हमको हीट करना है, कूल फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है। तो अगर इस केस में आप देखेंगे तो इस केस में आप अगर डायरेक्शन इसकी देखेंगे तो डायरेक्शन किस तरह से बनेगी। डायरेक्शन अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर इस तरह का पैराबोला बनाया है, तो आप अगर देखें यहाँ पर तो ये सरफेस टेम्परेचर है। जैसे जैसे ये आप आगे ऊपर सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और थोड़ा आगे जाएंगे उससे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या होगा एग्जैक्टली पोजीशन, यहाँ पर ये फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ये पैराबोला आपका इस शेप में आएगा। आप देखें यहाँ पर ये पैराबोला और यहाँ पर ये पैराबोला, दोनों में जो शेप है ये पॉजिटिव शेप है, और इसी चीज़ का निगेटिव स्लोप बन जाता है अगर ये आप केस कंसीडर करें TS इज ग्रेटर देन TF का। यानी इसका कहने का मतलब यहाँ पर है कि अब जो सेंटर पॉइंट पर टेम्परेचर आएगा वो मिनिमम टेम्परेचर आएगा। यहाँ पर तो मैक्सिमम टेम्परेचर आया, ये मिनिमम टेम्परेचर आया। यानी थर्मल के केस में दो केस बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट केस बनते हैं कि अगर आप कूलिंग का केस कंसीडर कर रहे हैं तो आपका सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और अगर आप हीटिंग का केस कंसीडर कर रहे हैं तो सेंटर पॉइंट पर आपका मिनिमम टेम्परेचर होगा। और थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो। अब इसमें इंट्रेंस लेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इंट्रेंस लेंथ वो लेंथ होती है जहां पर फ्लो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। इंट्रेंस लेंथ फॉर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज डिनोटेड एज LH, एंड इंट्रेंस लेंथ फॉर थर्मल बाउंड्री लेयर इज डिनोटेड एज LT। और दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों के जो फार्मूले हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चले, सपोज करो LT आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि जो LT आ रहा है वो जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है अगर पाइप की L, और LT इज ग्रेटर देन L, दैट मीन्स कि आपका जो फ्लो है वो फुल्ली डेवलप्ड हुआ ही नहीं और आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इंट्रेंस लेंथ का कैलकुलेशन जरूर करें। इंट्रेंस लेंथ के कैलकुलेशन के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इंट्रेंस लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी, बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। दिस लेंथ फॉर पाइप के केस में आप इसको DH से मैं इसको डायमीटर मैंने लिखा, पाइप का केस है। डक्ट के केस में इसको DH भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ DH क्या है। हाइड्रोडायनेमिक के लिए, लैमिनार के लिए, अगर फ्लो लैमिनार है, रेनॉल्ड नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। अगर लैमिनार है तो कितना होगा इंट्रेंस लेंथ, 0.05 रेनॉल्ड नंबर इंटू D। लैमिनार के लिए थर्मल इंट्रेंस लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.05 रेनॉल्ड नंबर D इंटू प्रांटल नंबर, या आप LH को प्रांटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा, टर्बुलेंट के केस में दोनों ही 10D है, चाहे वो LH कैलकुलेट कर रहे हो चाहे वो LT कैलकुलेट कर रहे हो। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पर लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में, ये लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पर 5 × 10⁵ नहीं आएगा। रीज़न बहुत सिंपल है कि चूंकि आपका एरिया जो है जिसमें ये आप इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो बाउंडेड है, तो बाउंडेड एरिया की वजह से आपका जो बाउंड्री लेयर का डिस्टेंस है वो भी लिमिटेड है। इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन द कैपिटल R, द रेडियस ऑफ द डक्ट की रेडियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, जो रेनॉल्ड नंबर है उसका जो क्वांटिटी है वो भी कुछ रिड्यूस क्वांटिटी होगी। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर 2300 होता है, 2300। दैट मीन्स इफ रेनॉल्ड नंबर वैल्यू इज लेस दैन 2300, फ्लो इज लैमिनार, एंड इफ इट इज ग्रेटर दैन 2300, दिस इज द टर्बुलेंट। ध्यान रखिएगा, रेंज इज 2300। एंड हाउ टू कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर, दिस इज द रो U एवरेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे इसके प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि आपने वेलोसिटी देखा कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम R to 0। क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो रही है।
तो उसको हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी कंसीडर किया जाता है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी। और सिमिलर वे में एवरेज टेम्परेचर, यहाँ पर आप देखें ना कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो कौन सा टेम्परेचर कंसीडर करना है, वो एवरेज टेम्परेचर होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक एवरेज टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कंसीडर किया जाएगा। तो रो यू एवरेज डी एच डिवाइडेड बाई म्यू। व्हाट इज डी एच? डी एच called the hydraulic diameter. What it is? This is the hydraulic diameter. Hydraulic diameter. Clear? This called the hydraulic diameter, and it is calculated as 4 area of cross section divided by perimeter. This theory is applicable for any type of duct. सर्कुलर के केस में DH की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, DH की वैल्यू डायमीटर ऑफ द पाइप ही आएगी। लेकिन अगर सर्कुलर का केस नहीं है तो आपको हाइड्रोलिक डायमीटर आपको इस तरह से कैलकुलेट करना, 4 area of cross section of the duct divided by the perimeter of the duct. So easily you evaluate these things by these formulas. Okay, so this is the all about your today's lecture, and definitely you just again watch this lecture and to learn how the thermal boundary layer is formed, how the hydrodynamic boundary layer is formed, and what is the use of average velocity and what is the use of average temperature in the case of internal forced convection, because this is a very important thing. Okay, so this is about this lecture.